अध्याय चल रहा था हमारा संघर्षकालीन भारत। कौन सा? संघर्षकालीन भारत, जिसमें हम पढ़ चुके थे गुलाम वंश पढ़ चुके हैं, उसके बाद खिलजी वंश पढ़ चुके हैं, और अब आएगा हमारा तुगलक। आज हम पढ़ेंगे तुगलक वंश या तुगलक साम्राज्य। क्या पढ़ेंगे? तुगलक वंश या तुगलक साम्राज्य। तुगलक साम्राज्य देखो, खिलजी पहला होता गुलाम वंश। गुलाम वंश कहाँ से कहाँ तक रखा? 1206 1290 1206 से 1290 तक। उसके बाद खिलजी 1290 से खिलजी वंश 1290 से 1320। अब तुगलक साम्राज्य 1320 से कहाँ तक? 1320 से 1414 तक। मतलब हम कह सकते हैं 94 वर्ष, लगभग कितने? 94 वर्ष। 1320 से 1314 तक, सॉरी 1414 तक, 1414 तक। देखो हमारा अंतिम खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? खुसरो शाह। खुसरो शाह खिलजी हमने पढ़ा था कल। खुसरो शाह। देखो खुसरो शाह एक कमजोर शासक होता है। कब शासक बना था ये? 1320 में। जिस प्रकार हमने गुलाम वंश का अंत देखा था और खिलजी वंश का उदय, जिस प्रकार खिलजी वंश का उदय देखा था, मतलब हम कह सकते हैं कि दीवाने आरिज, मतलब सेना के सैन्य विभाग के एक बड़े पद पर कौन मौजूद था? जलालुद्दीन खिलजी। उसी प्रकार इसके समय दीवाने, देखो क्या कह सकते हो, दीवाने आरिज या आरिज मुमलिक, आरिज मुमालिक, ठीक है ना? आरिज मुमालिक मतलब सेना के एक बड़े पद पर, सैन्य विभाग के एक बड़े पद पर, या सेना का हेड कौन था इसके समय? कौन था? गाजी मलिक। कौन? गाजी मलिक था। कौन था? गाजी मलिक। क्या नाम है? आप याद रखोगे, गाजी मलिक। देखो अब ये शासक बनता है। गाजी मलिक खुसरो शाह की हत्या कर देता है। गाजी मलिक क्या करेगा? खुसरो शाह की हत्या। ठीक है, गाजी मलिक खुसरो शाह की हत्या करता है। और किस उपाधि के साथ गद्दी पर बैठेगा? 1320 में किस उपाधि के साथ? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। अब देखो गयासुद्दीन तुगलक का कार्यकाल कितना रहता है? 1320 से 1325। 1320 से 1325 ईस्वी तक। देखो कौन शासक बन रहा है? गाजी मलिक। गाजी मलिक कौन सी उपाधि धारण करता है? गयासुद्दीन तुगलक। देखो शासक बनने से पहले उस व्यक्ति का मूल नाम अलग होता है, लेकिन एक बड़ी उपाधि के साथ शासक बनता है। ठीक है, एक बड़ी उपाधि के साथ। देखो गयासुद्दीन तुगलक मिश्रित तुर्क का, हमने देखा गुलामा को देखा, हमारे यहाँ कौन मतलब लुटेरे के रूप में आया? मोहम्मद गोरी। देखो ये मिश्रित तुर्क थे। कौन थे? मिश्रित तुर्क। गुलाम वंश में हमने देखा सबसे पहले मोहम्मद गोरी आया, मतलब मोहम्मद गोरी के बाद उसका जो उत्तराधिकारी बना था उसने गुलाम वंश की स्थापना की। ये तुर्क थे, ठीक है। उसके बाद खिलजी वंश है, ये भी तुर्क है। लेकिन जो तुगलक वंश है वो मिश्रित तुर्क है। क्यों? क्योंकि इनके जो शासक थे, मतलब थे तो मुसलमान, ये भी तुर्क है। कौन है? तुर्क। लेकिन ये तुर्क मुसलमान भारतीय स्त्रियों से विवाह कर लेते, तो इनकी संतान है, मतलब क्या होगी? क्या कहलाई? मिश्रित तुर्क। मिश्रित तुर्क। समझ में आ रहा है आपको? मिश्रित तुर्क। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में एक बात और याद कर लेना कि खुसरो शाह ने इसे कौन सी, मतलब कहां पर रखा था इसे? दीपालपुर का सूबेदार सुबेदार बनाया था। ठीक है ना? देखो सूबेदार, दीपालपुर का सूबेदार,
ये क्या कर सकते हैं, सीमा का रक्षक, सीमा का मतलब सीमा क्षेत्र में दीपालपुर पड़ता है तो सीमा के रक्षक के रूप में इसे लगाया था। ठीक है, देखो इसके बाद हम क्या देख रहे हैं, इसके विजय बयान, क्या इसके विजय बयान गयासुद्दीन तुगलक की, किसके, गयासुद्दीन तुगलक की। देखो गयासुद्दीन तुगलक, इसके विजय बयान, क्या विजय अभियान। देखो ये है दक्षिणी भारत, ये क्या है दक्षिणी भारत, उत्तरी भारत, ठीक है, दक्षिण का भारत। देखो पहला अभियान कहाँ चलाता है, वारंगल, कहाँ पर, वारंगल। वारंगल क्षेत्र में पहला अपना इसका विजय अभियान चलता है। वारंगल कहाँ पड़ता है, वारंगल आज, पहले देखो पहले तो ये तेलंगाना में पड़ता था, लेकिन आज के, पहले के तो आंध्र प्रदेश में पड़ता था, लेकिन आज के तेलंगाना में, कहाँ पर, तेलंगाना। मतलब आप कह सकते हो कि तेलंगाना का प्राचीन नाम क्या है, वारंगल। क्या है, देखो ये विजय अभियान किसके द्वारा चला था, पहला कहाँ चलाया, तेलंगाना, कहाँ चलाया, तेलंगाना। देखो इस विजय अभियान में देखो इससे सफलता मिलती है, क्या गयासुद्दीन तुगलक को सफलता मिलती है, सफलता मिलती है। अंदर हो गया। पहला अभियान कौन सा था, वारंगल, तेलंगाना। विजय अभियान है किसके, गयासुद्दीन तुगलक के। देखो इस अभियान पर ये स्वयं नहीं जाता, अपने पुत्र को भेजता है। किसे भेजता है, अपने पुत्र। और इसके पुत्र का क्या नाम है, जूना खां। क्या नाम है, जूना खां। इस अभियान में ये विजय रहता है, क्या रहता है, विजय। क्या रहता है, विजय। कौन सा अभियान है, वारंगल, 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 वारंगल कहाँ पड़ता है, तेलंगाना। तेलंगाना के जस्ट बाद देखो उसके बाद है उड़ीसा, कहाँ पर, दूसरा इसका दूसरा अभियान रहेगा उड़ीसा। इस जूना खां का अन्य नाम क्या था, इसका अन्य नाम उलूग खां था। क्या नाम था, उलूग, उलूग खान, उलूग खान या खान, ठीक, उलूग खान। क्या नाम है, उलूग खान। समझ रहे हो आप। देखो अब ये दिल्ली से मतलब आक्रमण के लिए आया था, अब यहाँ से लौट रहा है और बीच में उड़ीसा, कहाँ का, उड़ीसा का जाजनगर। क्या, जाजनगर। देखो जाजनगर पे भी विद्रोह हुए थे, ठीक है, मतलब या फिर ये धन धान्य से संपन्न है। अब जो भी कारण समझो, वैसे आपके बुक में विस्तार से नहीं दिया है, सिर्फ आपको पढ़ना है कि जूना खां ने कौन सा किया अभियान, तो वारंगल का। या ऐसे प्रश्न पड़ेगा कि जूना खां कौन था, जूना खां कौन था, तो आपको क्या बताना है, किसका पुत्र है, गयासुद्दीन तुगलक का। ये बाद में, इसके जस्ट बाद में गद्दी पर बैठेगा और इसका क्या नाम है, मोहम्मद तुगलक। क्या नाम है, मोहम्मद, मोहम्मद, मोहम्मद या मोहम्मद, ठीक है, लिख देना। क्या नाम है इसका, मोहम्मद तुगलक। देखो इसका नाम लिख देते हैं, मोहम्मद तुगलक, मोहम्मद तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक। क्या कहोगे आप, मोहम्मद बिन तुगलक। देखो इसके बाद में कौन सा अभियान है, जाजनगर। जाजनगर का भी कौन अभियान कर रहा है, मोहम्मद तुगलक ही कर रहा है, और इसमें भी ये क्या रहता है, विजय। देखो ये अभियान कर मोहम्मद बिन तुगलक रहा है, लेकिन गिने किस में जाएंगे, गयासुद्दीन तुगलक में। क्यों, क्योंकि शासक ये है, ये इसे आदेश देगा कि ये इसका पुत्र है, और ये इसे आदेश देगा कि तू मतलब युद्ध भूमि में जा। समझ रहे हो आप, मतलब ये इसका द्वारा आदेशित होकर जा रहा है। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। जूना खां या उलूग खान है इसका अन्य नाम, इसके अन्य नाम है। देखो इसके बाद तीसरा अभियान जस्ट इससे ऊपर है, पहला वारंगल हो गया, उसके बाद उड़ीसा का जाजनगर, और उसके बाद बंगाल का, कौन सा, बंगाल। देखो बंगाल अभियान में स्वयं गयासुद्दीन तुगलक जाएगा। कौन जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक।
गयासुद्दीन तुगलक का अन्य नाम क्या था? गाजी मलिक। क्या नाम था? गाजी मलिक। देखो क्या होता है कि ये बंगाल अभियान पर जाता है, बंगाल में विद्रोह होते हैं और स्वयं जाता है विद्रोह दबाने के, क्या करता है शासक स्वयं जाता है। यहाँ पर ये विजय हो जाता है। यहाँ पर ये विजय होने के बाद जब ये यहाँ से लौट रहा होता है तब इसके स्वागत के लिए एक महल बनवाती है, लकड़ी का महल। क्या बनाती है? लकड़ी का महल। ठीक है, क्या बनाएंगे? लकड़ी का महल। देखो किसने बनाया था लकड़ी का महल? मोहम्मद तुगलक ने। देखो जिस प्रकार खिलजी वंश में हमने देखा था कि जलालुद्दीन खिलजी की गंगा नदी में डुबाकर कौन हत्या करता है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी कड़ा में उलाता और वहां पर जहाज में बैठकर जाते हैं और गंगा नदी में डुबाकर मार देता है जलालुद्दीन खिलजी को। इसी प्रकार गयासुद्दीन तुगलक को मोहम्मद बिन तुगलक मार देगा। देखो लकड़ी का महल बना है और ये महल गिर जाता है। क्या होता है? और इस अचानक महल के गिर जाकर इसकी मर्जी हो जाती है गयासुद्दीन तुगलक की। आरोप किस पर बनेगा? मोहम्मद तुगलक। ठीक है, देखो अब इसकी हत्या हो गई है 1325 में। अब शासक बनेगा कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। देखो वैसे तो मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ज्ञानी व्यक्ति था, वैसे तो मतलब इसे अपने समय की सारी जो इसकी धार्मिक पुस्तकें थी वो मुख्य जुबानी याद थी। समझ रहे हो आप? मतलब बहुत ज्ञानी व्यक्ति है ये मोहम्मद बिन तुगलक। आप वैसे मोहम्मद तुगलक भी कह सकते हो, तुगलक। इसका कार्यकाल कितना रहेगा? देखो कार्यकाल हर शासक का आपको याद करना है। इसका 1325 से 1351 तक। 1325 से 1351 ईस्वी तक मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल रहता है। बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति है, इसे धार्मिक पुस्तकों का काफी ज्ञान था। देखो मोहम्मद बिन तुगलक शासक बन गया। ठीक है, इसका क्या नाम था? जुना खां या उलुग खां। किस उपाधि के साथ बैठ रहा है ये? मोहम्मद बिन तुगलक। देखो इसमें हमें क्या पढ़ना है कि इसका जो कार्यकाल तो हमने देख लिया। देखो इस दूसरा पॉइंट ये कहो कि इसे अंतर्विरोधों का शासक कहते थे। क्या कहते थे? अंतर्विरोधों का या अंतर्विरोधों का विषमकारी मिश्रण। देखो इसके व्यक्तित्व को क्या कहेंगे? अंतः विरोधों का मिश्रण। क्या था? विरोधों का विषमकारी मिश्रण था। क्या? विस्मयकारी। ठीक है, याद रख लेना आप, विस्मयकारी। देखो कैसे बहुत ज्ञानी व्यक्ति है ये, बहुत दानी व्यक्ति था। क्या था? ये बहुत दानी व्यक्ति था, मतलब खूब धन लूटाता था। तो एक तरफ ये खूब लूटता भी था, मतलब इसका कैरेक्टर है दो प्रकार का है। देखो या तो व्यक्ति क्या होगा? दयालु होगा या फिर क्रूर होगा। या एक व्यक्ति या तो दानी होगा या कंजूस होगा। लेकिन इसका कैरेक्टर है अंतर्विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण है। तो ये दयालु भी था, ये दानी भी था। एक तरफ तो इसे हम दानी कह सकते हो और दयालु कह सकते हो, और एक तरफ ये इसे खून का प्यासा कहा गया है। क्या? खून का प्यासा, रक्त का प्यासा। क्या कहोगे आप? रक्त का प्यासा, रक्त पिपासु आप कह सकते हैं इसे, रक्त पिपासु। मतलब छोटी छोटी गलतियों पर ये लोगों को मृत्युदंड दे देता था। मतलब छोटी सी गलती से दी की, या इसे पता है कि देखो कभी भी विद्रोह हो सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी गलतियों पर अपने मतलब जो सेना कोई दरबारी या सैनिक होते थे उन्हें छोटी गलतियों पर मृत्युदंड दे देता। तो इसे क्या कहा गया? रक्त का प्यासा। अंतर्विरोधों का मिश्रण कैसे? देखो अंतर्विरोधों का मिश्रण या विषमकारी कैसे? तो आप इसे कह सकते हो कि भाई एक तरफ तो बहुत दयालु है और एक तरफ
इसने सैकड़ों लोगों की हत्या करवाई थी। मतलब दोहरा कैरेक्टर है, समझ में आ रहा है आपको कैसा है? दोहरा कैरेक्टर। इसकी योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, इसकी योजनाओं पर चर्चा करते हैं। पहली योजना रहेगी इसकी योजनाएं। क्या पढ़ रहे हैं हम? इसकी योजनाएं। इन योजनाओं के कारण इतिहासकारों ने इसे पागल कहा है। क्या कहा है? पागल क्यों? अब आप खुद देख लेना, ठीक है। देखो, पहली योजना 2 आब में कर वर्दी, 2 आब में कर वर्दी। दो आब में कर वर्दी। देखो, भारत का क्षेत्र है, ये उत्तर भारत है, ये क्या है? ये तो दक्षिण भारत है, ये उत्तर भारत है। देखो, ये दिल्ली है, यहां से ही गंगा नदी निकल रही है, यहां से ही गंगा और यमुना है। देखो, ये गंगा, ये यमुना। दिल्ली जस्ट गंगा यमुना के किनारे है, दिल्ली। 2 आब क्षेत्र मतलब 2 नदियों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? 2 आब। मतलब यहाँ देखो 2 नदी है, मतलब पानी बहुत सारा है, तो खेती भी अच्छी होगी। तो इसे एक बार क्या होता है कि जब इसे किसी के द्वारा पता चलता है कि पत्र मिलते हैं, इसे क्या मिलते हैं? पत्र। अब पत्र कैसे मिलते हैं कि भाई जनता इसे पसंद नहीं करती, जनता इसे और विद्रोह के मतलब विद्रोह की बू आती है। इसे लगता है कि मेरे खिलाफ जनता विद्रोह कर देगी। अब इसे पत्र कहां से मिले? 2 आब से। तो ये संघ की टाइप का शासक था, तो इसने क्या कर दिया कि इस 2 आब के क्षेत्र में बहुत सारे कर लगा दिए। मतलब साधारण जनता पर को भी इसने नहीं बख्शा और इसने क्या कर दिया? कर लगा दी, मतलब पैसों में वृद्धि कर दी, टैक्स लगा दिया जनता पर। क्या लगा दिया? टैक्स। तो जब टैक्स लगाएगा तो जनता ने तो मतलब लोगों ने खेती करना छोड़ दिया, लोग भाग गए, भाई इसका राज्य छोड़ दिया, लोग पहाड़ों में जाकर रहने लगे। अब किस पर कर लगाएगा? मतलब इसकी पहली योजना विफल रहती है, ठीक है। दूसरी योजना, अब इसकी दूसरी योजना देखो, इसने राजधानी चेंज कर ली। इसने क्या कर ली? राजधानी चेंज कर ली। मतलब देवगिरी किसे राजधानी बनाया? देवगिरी को अपनी राजधानी बनाया। देवगिरी को अपनी राजधानी, देवगिरी को ये अपनी राजधानी। देखो, देवगिरी कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में। देवगिरी कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र देखो, पहले राजधानी कौन सी है? दिल्ली है। अब ये देवगिरी को राजधानी कब बनाएगा? 1325 में गद्दी पर बैठता है और 1327 में क्या करता है? देवगिरी को राजधानी बनाता है और 1327 से 1335 तक देवगिरी राजधानी रहेगी। 1335 तक देवगिरी राजधानी। देखो, दिल्ली से राजधानी कहाँ ले आया? देवगिरी। मतलब यहाँ का जो बाजार है, जो लोग हैं, उनको सबको वहां लेकर जाएगा ये साथ, समझ रहे? अब दक्षिण भारत का वातावरण पूरी जनता को सेट नहीं होता। कई सैकड़ों लोगों की तो देखो पूरे सामान के साथ जाएंगे, पूरा का पूरा उठा हो रहा है। नहीं, मैं मतलब नया शहर देवगिरी का इसने नाम भी चेंज कर दिया था। क्या कर लिया था? दौलताबाद। दौलताबाद मतलब देखो, हिंदू नाम है, इसके बाद कौन सा? मुस्लिम नाम बना रहे हैं। मुस्लिम शासक है तो कौन सा नाम बनाएगा? मुस्लिम। किसे राजधानी बनाया? दौलताबाद। यहाँ से जनता यहाँ आएगी। अब दिल्ली में रहने वाले लोगों को दक्षिण भारत का जलवायु, वातावरण ये सब सेट नहीं हुआ, तो ये बाद में इसकी राजधानी 1335 में फिर से चेंज करके दिल्ली ले जाएगा। अब इसने राजधानी क्यों चेंज की? देखो, एक भौगोलिक महत्व। कौन सा? भौगोलिक महत्व। भौगोलिक महत्व कैसे? इसने सोचा कि भारत के एक तरफ रहकर मैं पूरे भारत पर शासन नहीं कर सकता। इसने सोचा कि क्यों नहीं मध्य में चला जाए। कहां पर? भारत के बीच में, ताकि मैं इधर भी ख्याल रख सकूं और इधर भी। मतलब इसने सोचा कि पूरी तरह से पूरे मतलब भारत को अपना एक मुट्ठी में कर लूं। मतलब समझ रहे हो? इसने अपने राज्य विस्तार या मजबूत राज्य के लिए इसने देवगिरी को चुना, भौगोलिक महत्व से। अब देखो, एक दूसरा कारण सामरिक कारण। सामरिक कारण में आप कैसे समझोगे
इसने सोचा कि देखो इधर से सिर्फ अगर सैनिक इससे जुड़ेंगे तो यहाँ के जुड़ेंगे, लेकिन ये अगर दौलताबाद में होगा तो यहाँ के सैनिक भी अपनी सेना में जोड़ सकता है और दक्षिण भारत के भी, मतलब एक बड़ी सेना रख सकता है ये, समझ रहे हो। तो सामरिक महत्व, लेकिन ये इसकी योजना क्या रही, विफल। अब ये तीसरी योजना बना रहा है। तीसरी योजना बनाई इसने कब, 1330 में। कब बनाई, 1330 में। इसने क्या कर दिया, सांकेतिक मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा को जारी करना। मुद्रा जारी कर दी। अब सांकेतिक मुद्रा कैसे, देखो पहले क्या होता था, अब जैसे हमारे कागज के नोट चलते या सिक्के चलते, उसी प्रकार उस टाइम में सोने और चांदी के सिक्के चलते थे। कौन से, सोने और। अब इसने देखा, इसके समय के देखो जानकार व्यक्ति था, किताबें पढ़ने का बहुत शौकीन, मतलब क्या किताबें पढ़ने का नहीं, धार्मिक की किताबों का भी ज्ञान था इसे। यहाँ पर देखो चीन था, चीन है यहाँ पर, चीन, चाइना। इसने देखा या इसे कहीं से जानकारी प्राप्त हुई है, जो भी है, ठीक है। ये देख रहा है कि भाई चीन में कागज की मुद्रा चल रही है। चीन में मंगोलों के सामने शासक कोई था, अबू बकर या नहीं, कोई अबू नाम से ही कोई शासक था। तो उसके समय देख रहा है ये कि कागज की मुद्रा चलती है। तो इसने सोचा कि क्यों नहीं सोने चांदी को इकट्ठा किया जाए और सांकेतिक मुद्रा चलाई जाए, मतलब तांबे और तांबे वगैरह के, क्या तांबे चमड़े आदि मुद्राएं चढ़ाई, क्या चमड़े। देखो शासक है तो टकसाल को अगर ये अपने हाथ में रख लेता, किसे, टकसाल, मतलब सिक्का बनाने के जो जहाँ सिक्के बनते थे उसे क्या कहते थे, टकसाल। तो टकसाल को इसने अपने हाथ में नहीं रखा, समझ लो। देखो महत्वपूर्ण कौन है, शासक। अगर शासक मजबूत होगा, अगर जो शासक विद्रोह दबाने में सफल रहता है, जिसके पास धन पैसा है, चाणक्य ने अपने पुस्तक में अर्थशास्त्र में भी कहा था कि दुर्ग वगैरह जिसके पास मजबूत है वो एक मजबूत शासक है। अब देखो ये क्या करता है कि सांकेतिक मुद्रा चलाता है, तांबे कांसे चमड़े आदि के मुद्रा सिक्के चला दिए। अब जनता ने क्या किया, मतलब कोई चालाक व्यक्ति होते हैं, उन्होंने क्या किया कि ऐसे बहुत से सिक्के चला दिए। मतलब जो पहले एक सोने के सिक्के के बराबर में हमें सामान मिलता था, वो अब सामान सांकेतिक मुद्रा है, वो सामान अब हमें चमड़े की मोहर या तांबे की मोहर के रूप में मिल जाएगा, उतना का उतना। तो जनता ने फायदा उठा ली, ठीक है, लोगों ने गलत फायदा उठाया, जाली सिक्के बना दिए वगैरह वगैरह जो भी है। देखो तो इसने क्या कर दिया कि ये योजना कब चलाई थी, 1330 में। 1330 में इसकी ये योजना क्या रही, विफल योजना क्या हो जाती है। अब इसने क्या किया कि इन सिक्कों को वापस लिया जनता से, वापस, कि जितने आपके पास तांबे चमड़े ये सिक्के हैं ये सब जमा करवाओ और आप सोने के सिक्के लेके जाओ, सोने और चांदी के सिक्के लेकर जाओ, समझ रहे हो। तो लोगों के पास तो सिक्के वैसे भी जाली थे, उन्होंने बहुत सारे सिक्के जमा करवाए और सोने और चांदी ले लिया। देखो एक इतिहासकार ने तो कहा है कि दिल्ली के दुर्ग के बाहर चमड़े के सिक्कों और इनका बहुत समय तक ढेर लगा रहा, बहुत समय तक सिक्कों का ढेर लगा रहा। इतने सिक्के मतलब इसने बांटे थे। इसकी तीसरी योजना भी क्या रही है, ये पर। अब देखो समझदार व्यक्ति है, भाई होशियार व्यक्ति था इसने। तो इसने क्या किया कि खुरासान आक्रमण किया। खुरासान के लिए तीसरी इसका देख लिया। अब हम चौथा देखते हैं इसमें, खुरासान पर आक्रमण। खुरासान पर आक्रमण। अब देखो विजय तो होता नहीं है। खुरासान पर आक्रमण। खुरासान पर आक्रमण करेगा। देखो इसने क्या की, सेना तैयार की। सेना को 1 साल का नगद वेतन दे दिया, मतलब 1 साल तक सेना को पकड़ देने की जरूरत ही नहीं है। इसने एडवांस में दे दिए पैसे, ठीक है। इसने क्या किया, खुरासान कहाँ है, ईरान में पड़ता है खुरासान। देखो हमारे जस्ट पास में पाकिस्तान है, पाकिस्तान के पास अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से आगे तुर्किस्तान वगैरह, मतलब थोड़ा सा जस्ट आगे कौन सा है, ईरान है, समझ रहे हो। खुरासान विजय। अब देखो वहां उस समय विद्रोह चल रहे थे। इसने सोचा कि भाई हमसे जो पहले शासक हुआ है अलाउद्दीन खिलजी,
अलाउद्दीन, तो उसने ग्रंथ वगैरह काफी लिखवाए थे अलाउद्दीन खिलजी ने भी। तो इसने सोचा कि क्यों नहीं मैं भी सपने देखूं विश्व विजय की। तो इसने सपने तो देख लिए, किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। लेकिन खुरासान का आक्रमण भी क्या हो जाता है? विफल। इसके बाद में देखो एक अंतिम इसकी योजना पढ़ लेते हैं, कराचिल अभियान। कौन सा अभियान? कराची अभियान। चौथी कराचिल अभियान। देखो ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है हिमालय की तराई में। कहाँ पर? हिमालय की तराई। हिमालय तराई। देखो हिमालय की तराई। हिमालय यहाँ पर पहाड़ी इलाका है। पहाड़ी इलाका। हिमालय की तराई में पड़ता है कराचिल। कराचिल उसमें एक हिंदू राज्य था। कौन सा था? हिंदू राज्य। वहां पर मतलब जो इसके विद्रोही होते थे वो जाकर वहां शरण लेते थे। समझ रहे हो? जो इसके किसके? मोहम्मद बिन तुगलक के कोई विद्रोही हो, उसका कोई मतलब शत्रु हो, तो वो जाकर कराचिल में शरण ले लेता था। इसने सोचा कि क्यों नहीं कराचिल को ही अपने राज्य में मिला लिए थे, कराचिल को राज्य में मिला ले जाए। तो इसने सेना तैयार की और हिमालय की तराई में भेजी। तो कई सैनिक मर गए, कई सैनिक, और ये अभियान इसका क्या रहा? विफल। क्या रहा? सेना वापस लौट आई। अब देखो इसकी योजना एक भी सफल नहीं हुई, सभी योजनाएं। इसी आधार पर एक इतिहासकार हुए हैं जिन्होंने इसे मूर्ख शासक बताया। क्या बताया? या फिर पागल शासक। क्या बताया? पागल शासक। तो इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अगले वीडियो में। फिर